डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें हम पढ़ रहे थे दूसरा उसका पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। अब इसमें हमने कहा था कि हम 3 प्रकार से इंटरमीडिएट को निर्धारित कर सकते हैं, बाय आइसोलेशन, बाय डिटेक्शन और बाय ट्रैपिंग। आइसोलेशन किया जा सकता है। सबसे पहली बात करें आइसोलेशन, तो आइसोलेशन स्थायी मध्यवर्ती का किया जा सकता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्थायी मध्यवर्ती को अलग से पृथक किया जा सकता है, पृथक से प्राप्त किया जा सकता है। इसको कहते हैं विलगन या आइसोलेशन। Some reasonably stable intermediate can be isolated by stopping the reaction before completion or by using mild conditions. अभिक्रिया को मंद परिस्थितियों में करवाकर या पूर्ण होने से पहले रोककर कुछ स्थायी मध्यवर्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर अभिक्रिया को हम बीच में रोक देंगे तो अभिक्रिया मध्यवर्ती पर ही रुक जाएगी, तो हम उसको अलग से पृथक कर सकते हैं। या हम मंद परिस्थितियां यूज करें तो अभिक्रिया पूरी होगी नहीं और हम मंद मुख्य उत्पाद के रूप में मध्यवर्ती ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, N bromoamide RCONHBr1, its anion 2 and isocyanate RnCO3 have been isolated as intermediates. हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया में एन ब्रोमोमाइड, उसका ऋणायन और आइसोसाइनाइड जो है मध्यवर्ती के रूप में विलगित किए गए। जब ये तीनों विलगित कर लिए गए तो इन ऑन द बेसिस फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्रपोज। ऑन दिस बेसिस अगर 3 मध्यवर्ती प्राप्त कर लिए गए तो हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार हो रही होगी। तो अपन बात जानते हैं कि इन हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में एमाइड जो है वो क्षार और हैलोजेंस के साथ क्रिया करके एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं, फिर 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है। तो इस मैकेनिज्म हम इस प्रकार दे सकते हैं कि RCONH2 जब NaOH और Br2 की रिएक्शन होगी तो हाइपोब्रोमाइड बनेगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। वो रिएक्शन करेगा तो इसमें से HBr निकलेगा और हमें प्राप्त होगा RCONHBr, सॉरी, इसमें से NaOH निकलेगा और हमें प्राप्त होगा RCONHBr यानी कि N ब्रोमोएमाइड। दिस N ब्रोमोएमाइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्काली और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह H निकलेगा इसका और हमें प्राप्त होगा इसका ऋणायन एनायन RCON-Br। इस एनायन पे रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, प्लस, जिसपे कि ये R माइनस जो है ये जाके, या अपन यूं कह सकते हैं सबसे पहले R माइनस के रूप में निकलेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके डबल बना लेगा। अब यहां से Br निकला तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा जिसपे ये माइनस जुड़ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी कि आइसोसाइनेट। यह आइसोसाइनेट एल्कालीज या NaOH से क्रिया करके 1 डिग्री अमीन उत्पाद के रूप में बनाता है। तो ये मैकेनिज्म हमने दिया किस आधार पर कि मध्यवर्ती का आइसोलेशन। हमें 3 मध्यवर्ती प्राप्त हुए, इन तीनों मध्यवर्ती के आधार पर 1 इज N ब्रोमोएमाइड, 2 इज एनायन और 3 आइसोसाइनेट। तो इस प्रकार हम मध्यवर्ती की विलगन द्वारा भी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है डिटेक्शन। अनस्टेबल इंटरमीडिएट आर ऑफन डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। जो अस्थायी मध्यवर्ती होते हैं उन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों द्वारा उनकी पहचान की जाती है। द कार्बोनियम आयन, अपन ने पढ़ा, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट formed in SN1 and E1 reactions have been detected by NMR spectroscopy. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा SN1 और E1 रिएक्शन में अभिक्रियाओं में बनने वाले कार्बोनियम आयन की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार फ्री रेडिकल एंड अदर इंटरमीडिएट्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा मुक्त मूलक और ऐसे मध्यवर्ती जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स द्वारा हम विभिन्न मध्यवर्तियों की पहचान कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है वह ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। कई बार
The transient or metastable intermediate formed in many reactions cannot be isolated or detected. बहुत से ऐसे मित स्थायी मध्यवर्ती होते हैं जो अभिक्रिया में बनते हैं जिनको हम विलगित भी नहीं कर सके और पहचान भी नहीं की सकती है. Such intermediates can be trapped. ऐसे मध्यवर्ती का पासन किया जाता है, उन्हें ट्रैप किया जाता है. The reaction is carried out in presence of some compounds जिनको कहते हैं ट्रैपिंग एजेंट with which the intermediate react. This is called trapping method. अभिक्रिया को ऐसे यौगिक की उपस्थिति में करवाई जाती जिन्हें हम ट्रैपिंग एजेंट या पाषण एजेंट कहते हैं. वो क्या करते हैं कि मध्यवर्ती के साथ क्रिया कर स्थायी यौगिक बना देते हैं जिससे मध्यवर्ती उसमें पासित हो जाता है, फंस जाता है. इसको हम ट्रैपिंग मेथड कहते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल देखें, ट्रैपिंग ऑफ कार्बिन. जैसे डाइजोमेथेन को जब सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, प्रकाश में एक्सपोज किया जाता है लाइट में, तो कार्बिन बनता है. अगर इस कार्बिन की रिएक्शन साइक्लोहेक्सिन से करवाएं तो हमें इस प्रकार का साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न प्राप्त होता है स्थायी. तो अगर हम साइक्लो व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बिन बनता है. इसी प्रकार से हमने पहले भी पढ़ा बेंजाइन में कि जब बेंजाइन की रिएक्शन एंथ्रेसीन से होती है तो हमें ट्रिप्टिसिन प्राप्त होता है. यानी कि किसी अभिक्रिया में अगर बेंजाइन बन रहा है तो हम उसमें अगर एंथ्रेसीन डालते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में ट्रिप्टिसिन प्राप्त होगा. उत्पाद के रूप में ट्रिप्टिसिन का प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बेंजाइन बन रहा है. इस प्रकार हम मध्यवर्ती के पाषण द्वारा भी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं. 2 स्टेप हुई. तीसरी स्टेप जो निर्धारित करने की विधियां पढ़ रहे हैं, तो तीसरी विधि भी कह सकते हैं, वो है क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट या पारगमन प्रयोग. क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग कंडीशंस में अभिक्रिया करवा के मिक्सिंग की जाती है और मालूम किया जाता है कि अभिक्रिया जो है इंट्रामोलिक्यूलर है या इंटरमोलिक्यूलर है. अधिकांश पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में रिएक्शंस इंटरमोलिक्यूलर यानी कि अंतराणुक है या इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि अंतःअणुक है. इसे हम क्रॉस और एक्सपेरिमेंट या पारगमन प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं. रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर इन नेचर, कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रॉस और एक्सपेरिमेंट्स. फ्रीज रीअरेंजमेंट कभी नाम सुना होगा तुमने. फ्रीज रीअरेंजमेंट में अगर हम किसी भी OCO C6H5 पढ़ा होगा तुमने, ये एक एस्टर है, ये एक एरोमेटिक एस्टर है जिसको LCl3 की उपस्थिति में हीट किया जाता है. तो ये जो एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप ऑर्थो या पैरा स्थिति पर पुनर्विन्यासित हो जाता है. इसे कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट. तो फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं, अगर हम मान लो रिएक्टेंट के रूप में ऐसा एस्टर लें जिसकी पैरा पोजीशन पे CH3 लग रहा है और ये OCO C6H5 है, फिनाइल एस्टर है. डाइफिनाइल अपन ये भी कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको फिनाइल एस्टर जो है, इसकी जब LCl3 से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो C6H5 एसाइल ग्रुप है, इसका रीअरेंजमेंट ऑर्थो स्थिति पर होगा क्योंकि पैरा स्थिति पहले से ऑक्यूपाइड कर रखी है अपन ने, तो एक ही जगह बसती है, वो बसती है पैरा स्थिति. तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, COC6H5. यानी कि हमने मान लो A लिया तो हमें C प्राप्त हुआ. सिमिलरली हम लेते हैं B. इसमें क्या किया हमने कि CH3 और यहाँ Cl लिया और यहाँ C6H5 के स्थान पे CH3 लिया. ये B रिएक्टेंट लेके फ्रीज रीअरेंजमेंट करवाएं तो हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, ये एसाइल ग्रुप वापस ऑर्थो स्थिति पे आएगा, तो D प्राप्त होगा. अब इससे हमें मालूम नहीं चल रहा है कि यह अभिक्रिया अंतःअणुक है या अंतराणुक है. तो अगर हम A और B के मिश्रण लेके अभिक्रिया करवाएं तो हमें अगर C और D ही प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया अंतःअणुक है. लेकिन अगर A प्लस B के साथ C प्लस D के साथ E और F भी प्राप्त होते हैं. अब समझो इस बात को. E में क्या हो रहा है, E इज ए मिक्सचर. यहां जहां C6H5 होना चाहिए था वहां CH3 आ गया और जहां CH3 होना चाहिए था वहां C6H5 आ गया. ये दो प्रोडक्ट जो हैं ये प्राप्त हो रहे हैं किससे, मिक्सिंग से. ये तभी संभव है
जब अभिक्रिया जो है अंतर अणु क्रियाविधि यानी कि इंटरमोलिक्यूलर मैकेनिज्म द्वारा हो। अगर अंतः अणु क्रियाविधि एक ही अणु के अंदर चेंज होता तो हमें ई और एफ प्राप्त नहीं होते। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ई एंड एफ अदर देन सी एंड डी कंफर्म दैट रिएक्शन इंटरमोलिक्यूलर इन नेचर। इस प्रकार हम क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट द्वारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि यह अंतर अणुक या अंतर अणुक है। आगे चौथे स्टेप अपन पढ़ेंगे आइसोटोपिक लेबलिंग, हिस्टोकेमिकल एविडेंसेज, और तीसरी है काइनेटिक एविडेंसेज अगले वीडियो में। तो आप देखें, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।